दोस्तों नमस्कार। मैं विजेंद्र राणा और आप देख रहे हैं परवजन डिजिटल। परवजन डिजिटल के इस खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ पुरोला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयदेव साहब जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कार्यक्रम के एक प्रोटोकॉल के तहत मैं सर का परिचय करवा दूं, क्योंकि सर एक सर का परिचय तो सभी लोग जानते हैं, परंतु एक कार्यक्रम का एक प्रोटोकॉल होता है कि परिचय करवाने का। तो मैं परिचय करवा दूं आपका। सर जो हैं प्रमुख सचिव न्याय उत्तराखंड रह चुके हैं, प्रथम सचिव लोकायुक्त उत्तराखंड रह चुके हैं, सदस्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड रह चुके हैं, एवं सर को उत्तराखंड रत्न से भी सर अलंकृत हो चुके हैं। तो सर बहुत सारे जो हैं, आप तो एक मैं क्या बताऊं, जो है कि आप सभी चीज़ों में जो है आपने प्रतिभाग किया है। और सभी चीज़ों में जो है मैं देख रहा हूँ कि सभी चीज़ों में जो है आप ब्यूरोक्रेट से लेके सभी प्रदेश की सभी इकाइयों में आप रहे हैं। सर, इसके अलावा एक बड़ा जो है आपके लिए एक गरिमामय पद रहा है कि आप प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने SHGS जो एग्ज़ाम होता है वो पास किया है। तो सर इसके विषय में आप कुछ बताएंगे? हाँ, मैं उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में प्रथम एचजीएस हूँ। इतिहास में सभी वर्गों में हूँ, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं, उनमें मैं प्रथम एचजीएस रहा हूँ। और उसके बाद में कई जिलों का जिला जज और शासन के सभी अंगों में रहा हूँ। जैसे कार्यपालिका में रहा हूँ, न्यायपालिका में रहा हूँ, विधायिका में रहा हूँ और कई महत्वपूर्ण पदों पर मैंने अपना योगदान दिया है। सर, आप सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए और बहुत आपने जो है जीवन में बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष किया होगा, क्योंकि आप जो हैं सफलता के बहुत बड़े पैरामीटर्स पे पहुँचे। तो सर आप बताएंगे कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की, कैसा आपका संघर्ष रहा, कैसा आपकी स्कूलिंग रही? मैं बेसिक स्कूल, गांव के बेसिक स्कूल से शुरू की। इंटर में रहा, फिर पौड़ी गढ़वाल में मैंने ग्रेजुएशन किया। LLB करके मैं वापस आया। उसके बाद मैंने वकालत की उत्तरकाशी में, पौड़ी में, इलाहाबाद तक मैं वकालत करता था। और इसके बाद अच्छी वकालत चलने के बाद जब उत्तराखंड आंदोलन चरम पर था, तो उत्तराखंड में एक संवैधानिक संकट पैदा होने लग गया था। सभी ने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन मैंने कहा ये संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। और राजशाही के खिलाफ मैंने टेहरी कॉन्स्टिट्यूंसी से MP का चुनाव भी लड़ा, जिसमें सफल तो मैं नहीं रहा, लेकिन मुझे राजनीतिक अनुभव, बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव उससे मिला। सर, आपके नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है कि बिना विधायक बने आप स्पीकर रहे, जो खुद में भी अचंभित करने वाली बात है सभी लोगों के लिए। दर्शक हमारे जितने सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए, बिना विधायक के आप सर स्पीकर रहे एक दिन के लिए। सर इस चीज़ के बारे में आप बताएंगे, बड़ा रोचक विषय है। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का प्रमुख सचिव था, विधानसभा का प्रमुख। विधानसभा में जब 2016 की बात है, 2016 में बजट सत्र के दौरान 9 विधायक कांग्रेस के, मंत्री विधायक बीजेपी में सम्मिलित हो गए। तो एक संवैधानिक संकट वहाँ भी पैदा हो गया था। जो मेरे सामने आया वो प्रकरण जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि इनके सानिध्य में या इनके उसमें हम विधानसभा के फ्लोर टेस्ट को नहीं करवा सकते हैं, एक दूसरे के आरोप लगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, दीपक मिश्रा सर थे। उन्होंने कहा मेरा सीनियर जज वहाँ पर बैठे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, क्या हम उनसे विधानसभा का फ्लोर टेस्ट करवा दें? तो विधानसभा का फ्लोर टेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैंने पालन किया और मैं एक दिन के स्पीकर के रूप में मैंने भूमिका अदा की। और जो राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगा था, मेरी रिपोर्ट पर, भारत सरकार के रिकमेंडेशन पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो राष्ट्रपति शासन था उसका ऑर्डर विड्रॉल किया। पुनः माननीय हरीश रावत की सरकार स्थापित हुई और कांग्रेस फिर सत्ता में आई। तो आपने सुना कि सर ने क्या कहा, बड़ा ऐतिहासिक पल रहा होगा सर उस समय पे, कि जो है जब आप एक दिन के लिए जो है स्पीकर बने और आपने पूरा उत्तराखंड की राजनीति का जो दल बदल की वो जो पूरी प्रक्रिया थी, वो सभी चीज़ें देखी होंगी कि ये वास्तविकता में क्या। तो सर इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे कि उस समय पे ये परिस्थितियाँ क्यों आन पड़ी सर? हाँ, मैं राजनीतिक आदमी नहीं था। मैं तो एक ऑफिसर था, और वो भी जुडिशियल ऑफिसर था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। और निश्चित है कि सरकार जब बदलती है या बनने और बिगड़ने की बात आती है,
तो खतरा तो होता ही है। बिल्कुल सर। जब सरकार बननी और बिगड़नी है और मैं स्पीकर की भूमिका अदा कर रहा था, तो मान लिया जाए कि यदि सरकार कांग्रेस की आए तो बीजेपी वाले मुझ पर अटैक कर सकते थे, और बीजेपी वाले आए तो कांग्रेस वाले अटैक कर सकते थे। लेकिन मैंने सूझबूझ का सहारा लिया, और सूझबूझ का सहारा लेकर मैंने फ्लू टेस्ट करवाया, और फ्लू टेस्ट करवाने के बाद बाई एयर मैं दिल्ली गया और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल की। यदि मैं सड़क के रास्ते जाता तो निश्चित था कि सड़क के रास्ते कहीं पर भी कोई दुर्घटना मेरे साथ हो सकती थी, क्योंकि उसमें सरकार बनने और बिगड़ने की बात होती है। और जहाँ ऐसी स्थिति आती है तो ये कि मेरे पास कितनी भी पावर हो, मैं कितना भी जज और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हूँ तो आदमी, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता, यदि कोई बात हो जाती, तो निश्चित है कि सरकार एक तरफ थी, मेरे जीवन को भी खतरा हो सकता था। लेकिन मैंने उस पर सूझबूझ से काम किया, अपनी रिपोर्ट वहाँ फाइल की, और जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल की और राष्ट्रपति शासन विड्रॉल हो गया, तब कोई खतरे की बात थी नहीं, फिर मैं वापस आ गया। तो देखिए सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि अस्थिर सरकारों के लिए जो है ब्यूरोक्रेट्स को भी जो है खतरा बना रहता है, क्योंकि अस्थिर सरकारें जो हैं प्रदेश के लिए तो नुकसानदायक हैं, परंतु ब्यूरोक्रेट्स को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो सर इस बीच कहीं आपको धमकी या फिर किसी इस प्रकार का लालच, प्रलोभन या कुछ कुछ मिला या कुछ दिया गया कहीं से, कहीं ऑफर? नहीं, पूरा उत्तराखंड में, क्योंकि मैं चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, कई जिलों का जिला जज भी रहा, सेक्रेटरी लोकायुक्त, फर्स्ट सेक्रेटरी लोकायुक्त भी रहा, प्रमुख सचिव लॉ का भी रहा। तो ऐसी किसी राजनीतिक पार्टी की, मेरी छवि को देखते हुए किसी राजनीतिक पार्टी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ी कि कांग्रेस मुझे प्रभावित करे या बीजेपी मुझे प्रभावित करे और तब मैं अपनी रिपोर्ट फाइल करूं। तो ऐसा मैं खुद भी, मेरे बारे में सब जानते हैं, किसी की हिम्मत ऐसी नहीं पड़ी। सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमें लगता है कि बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये जो है इन्हें डर नहीं होता है क्योंकि इनके पास पावर है, ये है, परंतु ये सच्चाइयाँ नहीं हैं। और सच्चाइयाँ ये हैं कि एक ह्यूमन बींग्स होने के कारण जो है सभी को डर लगता है और अपने जीवन में जो है सभी को अपना जीवन प्यारा है, परंतु एक निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्य परायणता का उदाहरण सर ने दिया और इन्होंने जो है पूरी रिपोर्ट फाइल की और जिस पे जो है बाद में अमल भी हुआ। सर आप प्रथम सचिव लोकायुक्त भी रहे हैं उत्तराखंड में। लोकायुक्त जो है, इस लोकायुक्त पे वर्तमान समय में सिर्फ राजनीति हो रही है। लोकायुक्त जो है कार्यालय तो खुल गया है, परंतु लोकायुक्त कार्यालय अभी तक प्रभावी नहीं हो पाया प्रदेश में। तो सर क्या कारण रह गए कि जो है ये पीछे रह गए हम? लोकायुक्त एक प्रकार का ओम्बड्समैन होता है, एक प्रकार का, जैसे कि घर के मुखिया के रूप में बुजुर्ग की भूमिका होती है, वैसे सरकारों के बीच में या देश के बीच में एक लोकायुक्त की भी भूमिका होती है। एक आदमी ऐसा होना चाहिए, गलत काम की तरफ मत जाओ, इसकी भूमिका होती है। अब इसके लिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि अन्ना हजारे आंदोलन एक देश में चला, सभी राजनीतिक पार्टियों ने, विशेषतर बीजेपी ने भी कहा कि लोकपाल होना चाहिए, लोकायुक्त होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सरकारें आई तो उन्होंने देखा कि लोकायुक्त एक खतरा हमारे लिए हो सकता है, और आज जब से बीजेपी सरकार आई तब से लोकायुक्त का नामो निशान इन्होंने मिटा दिया है। न तो देश में लोकपाल हैं, न प्रदेशों में लोकायुक्त हैं, क्योंकि वो एक निष्पक्ष भूमिका के रूप में सरकार को डायरेक्शन देता है और सरकार की कमियों को गिनाता है। तो कमियां यदि सरकार की तो दिखाई दे रही है, देश में दिखाई दे रही है, प्रदेश में दिखाई दे रही है, ऐसे में लोकायुक्त को करते हैं तो निश्चित सरकार के लिए खतरा होगा, और अपने खतरे को टालने के लिए इन्होंने लोकायुक्त की व्यवस्था को समाप्ति की तरफ ले गया। तो सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि सरकारें लोकायुक्त क्यों नहीं चाहती, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती हैं कि हमारे ऊपर मॉनिटरिंग रहे और हम ही राजा हैं। तो कैसे जो है सर, क्या होगा, कैसे लोकायुक्त आएगा? मैं आपके सुझाव, क्योंकि आप जो है आपको लंबा अनुभव है, कैसे लोकायुक्त यहाँ पे आ पाएगा, क्या करना होगा इसके लिए? सरकारों की यदि क्षमता, यदि डर भय समाप्त हो जाए और निष्पक्षता से काम करें तो वो लोकायुक्त स्थापित कर सकते हैं। बिना लोकायुक्त की सरकारें चलाना भी एक गलत परिपाटी है, क्योंकि वर्ल्ड में इसकी व्यवस्था हो चुकी है। भारत के कई राज्यों में भी लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था रही है, और जहाँ जहाँ पर लोकायुक्त और लोकपाल की व्यवस्था रही है, निश्चित सरकार पर अंकुश रहता है और सरकार की कमियों को बताया जाता है। उत्तराखंड भी उसका उदाहरण है। उत्तराखंड में भी 2-3 लोकायुक्त रहे हैं, और उन्होंने जब रहे हैं तो सरकार पर नियंत्रण रखा और सरकार की कमियां गिनाई और सरकार को कहा कि तुम गलत रास्ते पर न जाएं। लोकायुक्त होना चाहिए, यदि है तब जो करप्शन है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो सर ने बहुत बड़ी बात कही है लोकायुक्त के बारे में,
और लोकायुक्त की वास्तव में ज़रूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार कैसे थमेगा, कौन मॉनिटरिंग करेगा, इस बात को निर्णय करने के लिए लोकायुक्त की ज़रूरत है। सर, बात राजनीति की करते हैं अब। एक लंबा आपने सेवा काल अपना दिया, राज्य की सेवाएं की आपने, बड़े पदों पर रहकर जो है। सर, राजनीति में आपने शुरुआत की, तो हम जानना चाहेंगे कि राजनीति की शुरुआत सर कहाँ से हुई, आपकी प्रथम पाठशाला आप कहाँ से रही? मैं एक अधिवक्ता रहा हूँ। अधिवक्ता रहना ही अपने में राजनीति का एक पहलू होता है। अधिवक्ता के दौरान मैंने छोटी मोटी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया। मैंने टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी का चुनाव भी लड़ा। टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद में जब मैंने देखा कि अभी मैं, तब जिस समय मैंने टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ा उस समय मेरी एज बहुत कम थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं अपरिपक्व हूँ राजनीति के लिए, इसलिए मैंने उस लाइन को छोड़ा और फिर जुडिशरी की तरफ भागा। और जुडिशरी की तरफ में पहला एचजेएस के रूप में मैंने कदम रखा। कई जिलों का मैं जिला जज रहा, प्रमुख सचिव कई उसका रहा, प्रशासन भी देखा, शासन भी देखा, जुडिशरी देखी, विधायिका देखी। सब देखने के बाद मैं लोक सेवा आयोग भी गया। तो मैंने जब इत्मीनान से ढंग से देखा कि निश्चित यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। सिर्फ हाथ खड़ा करने से, विधानसभा के अंदर हाथ खड़ा करने से, कानून पास करने से काम चलने वाला नहीं है। कुछ समझदार लोगों की ज़रूरत है। फिर मैं अपनी उत्तरकाशी में गया, पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी को देखा, तो वहाँ पर दो प्रमुख आदमी होते हैं। एक तो देश में एमपी होता है और प्रदेश में विधायक कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है। एक भी बोर्ड विकास के नाम पर कहीं पर मैंने देखा नहीं है। किसी सड़क पर हो, किसी अस्पताल पर हो, किसी स्कूल पर हो, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन तक, कोई बुनियाद तक रखी हुई नहीं देखी। तो मैंने देखा कि हमारी जो उत्तरकाशी है राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है। मुझे न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, विधायिका का और लंबे सर्विस का एक अच्छा अनुभव है। वकालत का, राजनीति का लंबा अनुभव है। इसलिए क्यों ना राजनीति में जाया जाए और अपने क्षेत्रवासियों का विकास किया जाए। सर, मेरा अगला सवाल है कि आप जो हैं इस बार दावेदार हैं पुरोला विधानसभा से, तो सर पुरोला विधानसभा को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि सबकी नज़रें जो है समय पे ज़्यादातर हम बात करें देहरादून में, जैसे कैंट विधानसभा पे टिकी हैं, हॉट विधानसभा पे टिकी हैं, तो आप सर पुरोला क्यों गए सर? आप, ये कोई बड़ा कारण? मैं स्थानीय आदमी हूँ, वहाँ का मैं स्थानीय आदमी हूँ। स्थानीय होने के नाते स्थानीय लोगों की पीड़ा को समझता हूँ। वहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है, विकास के नाम पर सब कुछ जीरो है। जो विधायक निधि या जो प्लानिंग नॉन प्लान का जो पैसा जाता है उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। जो सड़कें कटती भी हैं उनका कोई जो मानक है उसके विपरीत है। अभी हमारे पुरोला में जो हॉस्पिटल है उसमें 25-25, 30-30 साल की गर्भवती लड़कियों ने बच्चा पैदा होते समय अपने प्राण दे दिए हैं। 5 एक प्रकार की मृत्युएं हुई है। एक लड़की का जो प्रसव होना था उसके 2 बच्चे हुए, तो 2 वो बच्चे भी मरे, अपने आप भी लड़की गई। दूसरे का 1 बच्चा हुआ, वो लड़का भी मरा, वो बच्चा भी मरा और उसकी माँ भी मर गई। तो 5 का इकट्ठा 24 घंटे के अंदर मरना, स्वास्थ्य की ये दुर्दशा देखी। शिक्षा की वही दुर्दशा है, स्वास्थ्य की है, कृषि की है, बागवानी की है। ऐसी ऐसी दुर्दशाएं मैंने वहाँ पर देखी हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर राजनीतिक रूप से मेरा जाना विकास की दृष्टि से अति आवश्यक है। मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो संपन्न आदमी हूँ, अच्छी खासी मुझे पेंशन मिलती है, बच्चे सब शिफ्ट हैं। मैंने जब वहाँ की दुर्दशा देखी, उस दुर्दशा को देखा नहीं गया, सहा नहीं गया। उस दुर्दशा को तभी ठीक किया जा सकता है यदि हम राजनीतिक रूप से वहाँ पर काम करते हैं, विधायक चुन के आते हैं, सदन में हम उस बात को उठाएंगे कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी एक कृषि प्रधान कॉन्स्टिट्यूंसी है, कृषि के मामले में हम जीरो क्यों हैं? हमारे उद्यान परक एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उद्यान के मामले में हम जीरो क्यों है? शिक्षा परक क्षेत्र हमारा है, लेकिन शिक्षा के नाम पर हम बहुत पिछड़े हुए हैं। स्वास्थ्य के नाम पर अभी मैंने बताया कि क्या क्या स्थिति है। इन सारी चीज़ों को ठीक करने का दायित्व तो एक लिखे पढ़े आदमी, एक समझदार आदमी को होना ही चाहिए, क्योंकि समाज का मुझ पर ऋण है। इतना आगे तक मैंने काम किया और पीछे मुड़ के देखा तो बिल्कुल हम अभी हाशिए पर हैं। तो जाएंगे तो हाशिए से मुख्य धारा में आएंगे, और मुख्य धारा में आने के लिए मुझे वहाँ पर काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना है। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है सर, कि पहाड़ का दर्द कहीं ना कहीं आपके अंदर है और जो होना भी चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी आपने चुनी, वर्तमान में जो लोग हैं सभी भाजपा की ओर भाग रहे हैं कि मोदी लहर है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिलेगा, तो आपने सर कांग्रेस को क्यों चुना सर?
देखो, मैं एक अधिकारी रहा हूँ और हायर रैंक पर भी रहा हूँ। मुझे लहर से कोई असर नहीं पड़ता है। ये मीडिया रिपोर्ट्स और वो बता रही हैं सर, हम तो देखो, मीडिया के बारे में काफ़ी चर्चा भी है। मीडिया के खिलाफ मैं कोई बोलना नहीं चाहता हूँ। जो भी चर्चाएं हो अलग है। बीजेपी को मैं इसलिए नहीं चुना या कांग्रेस को मैंने इसलिए चुना कि आज जो 1950 से लेकर के आज तक जो कुछ 26 जनवरी या 15 अगस्त को लाल किले से बोला जाता है, वो सब तो कांग्रेस की देन है। शिक्षा कांग्रेस की देन है, स्वास्थ्य कांग्रेस की देन है, एम्स कांग्रेस की देन है, सड़कें कांग्रेस की देन है, जहाज जो हमारे उड़ रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, टेक्नोलॉजी जो हम देख रहे हैं आज वो कांग्रेस की देन है। आप एक चीज़ बता दो कि दूसरी सरकारें जो भी रही हों, जो जिस तरह की भी सरकार बीजेपी हो, दूसरी तीसरी हो, जब उनकी कोई देन ही नहीं है, सारी सरकारें किसी गाय पर टिकी हुई है, किसी मंदिर पर टिकी हुई है कि मंदिर बना लेंगे और हम सब कुछ पालेंगे। शिक्षा परक नहीं है, टेक्नोलॉजी परक नहीं है, व्यवस्था परक नहीं है, गाय पर टिकी हुई है कि गाय मूत्र बेचने तक सीमित है, गाय का गोबर मलो और सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, ऐसे से हमने स्टेटमेंट देखे हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लिखे पढ़े लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। लिखे पढ़े का मतलब होता है जो लिख रखा है उसको पढ़ लो और हो जाएगा काम। वैसा नहीं है। हम खुद समझदार हैं कि भाई गाय, हमने ये स्टेटमेंट देखे हैं कि गाय ऑक्सीजन लेती भी है और गाय ऑक्सीजन छोड़ती भी है। वर्ल्ड लेवल पर उसकी आलोचना हुई। तो जब हम समझते हैं कि ऐसी जगह जा कर के यदि हम ऐसा बोलें कि गाय ऑक्सीजन सांस में छोड़ती है, तो लोग हमारा जो है क्या मजाक उड़ाएंगे, राष्ट्र में मजाक उड़ा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जाना मुझे उचित नहीं लगा। सर बात पलायन की करेंगे। पलायन पर जो है सियासी रोटियां जब अब कांग्रेस और भाजपा जो है सभी सेक रही हैं। पलायन के नाम पे जो है पलायन आयोग बनाया गया, परंतु उसका मुख्यालय भी जो है देहरादून शिफ्ट कर दिया गया। तो सर आप जो है, आपको लंबा अनुभव है शासन का, तो पलायन सर रुकेगा कैसे? आपके मुँह से मैं कुछ अलग सुनना चाहूँगा सर। पलायन एक समस्या तो है, लेकिन हमारी प्रोला कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पलायन है वो बिल्कुल नहीं है। सर मैं पुरोला की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। यदि हम उसी तरह जैसे हम फल पट्टी के रूप में देखें तो हमारा जो सेब पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, आराकोट बंगाण से लेकर नौगांव तक होता है। यदि हम ऐसी स्थिति हम पिथौरागढ़ में इस्टेब्लिश कर दें, बागेश्वर और चमोली में हम इस्टेब्लिश कर दें, तो निश्चित लोग वहाँ का पलायन रुकेगा। क्योंकि सारा हिमाचल भी उसी पैटर्न पर है और आज वो करोड़ों रुपए का सेब बेचते हैं, लाखों रुपए के सेब हमारा निकलता है। तो जो हमारे उद्यान की तरफ यदि हम काम करें तो निश्चित हम जो है पलायन को हम रोक सकते हैं। दूसरा काम है, हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश है। जैसे एक रामा सराइयों और कमल सराइयों और गढ़ूघाट वाला एरिया वहाँ है, वहाँ लाल चावल होता है। लाल चावल का मतलब हुआ जो बासमती चावल से भी सुपीरियर होता है, और उसे बताते हैं कि वो शुगर फ्री है। और वो दूसरे प्रदेशों में जब जाता है, दूसरे प्रदेशों में उसको 300 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो बेचते हैं। यहीं देहरादून में मैं एक होटल में बैठा था, वहाँ पर उस चावल की जो कीमत है 250 रुपये किलो के करीब है, और वहाँ 50-60 रुपये किलो में बिकता है। यदि हम उसकी वहीं फैक्ट्री डाल दें तो पलायन हमारा रुकेगा। तीसरी चीज़ है कि शिक्षा की हमारी व्यवस्था, कोचिंग की हमारी व्यवस्था ऊपर नहीं है। हम जैसे लोग जाएंगे, मैं जब लोक सेवा आयोग से रिटायर हुआ तो मैंने देखा कि बच्चों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, छोटी छोटी कमियां हैं, कैसे दूर करें। तो फ्री कोचिंग सेंटर अपने घर पर खोला। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जज मजिस्ट्रेट और वकील बनना चाहते हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं, मेरे पास आएँ, मैं उनको फ्री कोचिंग दूंगा, कोई पैसे नहीं लूँगा। क्योंकि उनके पास अंदर क्वालिटी है लेकिन गाइडेंस नहीं है। उस गाइडेंस को करने के लिए यदि हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कोचिंग देते हैं तो निश्चित देहरादून, मेरठ, दिल्ली की तरफ भागने वाले बच्चे वहीं हमारे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, बागेश्वर में रुक सकते हैं। ये तीसरी चीज़ है। चौथी बात यह है कि स्वास्थ्य की हमारी जो सुविधा है वो प्लेन में ज़्यादा कर दी गई है, हिल एरिया में नहीं है। यदि हमारा जो मेडिकल कॉलेज हमारे ये हैं, 2-3-4 मेडिकल कॉलेज है, उससे जो हमारे डॉक्टर निकलते हैं, जो MBBS हैं या MS हैं या मास्टर डिग्री लेते हैं, यदि उनको रोक दिया जाए कि भाई उनको बॉन्ड ले लिया जाए, उनके एक भर दिया जाए कि हम उत्तराखंड में तभी आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप जबकि हमारे बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी या इंटीरियर में आप सेवा देंगे, तो निश्चित यदि हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ पर मिल जाएगी तो हमारा दिल्ली का और देहरादून और मेरठ और इलाहाबाद का प्लान रुकेगा। तो सर क्षमा चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये बॉन्ड वाला सिस्टम अभी चल रहा है सर, कि जो बॉन्ड भरेगा उसके लिए कुछ फीस कम है उत्तराखंड सरकार की ओर से। खंडूड़ी जी ने जो है इसकी स्टार्टिंग की थी। आप देखो,
कोई चीज़ है, अस्तित्व में है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। आज मैं परोला की बात करूं, परोला में 2-3 लड़कियां जो प्रसव पीड़ा के दौरान मर गई और गायनी वहाँ पर आज भी नहीं है, तो ऐसे बॉन्ड का करोगे क्या जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। बॉन्ड हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद यदि वो कार्य उसमें आता है, अस्तित्व में आता है, तो निश्चित पलायन रुकेगा। स्वास्थ्य हमें वहाँ मिल जाए, शिक्षा हमें वहाँ मिल जाए, किसान हमारा भरपूर उसका वो मिल जाए, उद्यान के रूप में हमें पैसा मिल जाए। वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी तक नहीं है, कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। एक पेड़ हमारा ख़राब होता है सेब का, तो हमें सोलन और हिमाचल प्रदेश में जाना पड़ता है। वाई के परमार यूनिवर्सिटी के रूप में वहाँ पर जानी जाती है। यदि हम किसी हिल एरिया पर इसको खोल दें, जरमोला एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर खोल दें तो रिसर्च सेंटर बन जाएगा, पलायन रुक जाएगा। पलायन इतनी बड़ी बात नहीं है, पलायन को रोकना बहुत आसान है, लेकिन सरकारों के अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम कैसे रोकें। सर, वर्तमान समय में भू कानून पे बड़ी सियासत चल रही है। भाजपा और कांग्रेस ने जो है सियासी रोटियां सेकी हैं भू कानून पे। भाजपा ने तो जो है अभी वर्तमान में सरकार भी है भाजपा की, फिर भी कोई स्टिक एक्शन नहीं हो रहा है। कांग्रेस जो है वोट बैंक के लिए जो है वर्तमान में जो है बैक सपोर्ट से जो इसको खेल रही है, क्योंकि दोनों सरकारें नहीं हैं और दोनों बराबर ही दोषी हैं। तो सर, कैसे भू कानून आएगा? क्योंकि आपको शासन का लंबा अनुभव है, मैं आपसे कुछ अलग जानना चाहूँगा, कैसे भू कानून जो है आ पाएगा प्रदेश में? यदि बहुमत की सरकार, कांग्रेस की फुल बहुमत की सरकार आती है। सर, बहुमत की सरकार सर भाजपा की भी आई सर, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत तो सर उत्तराखंड में कभी मिला नहीं, तो क्यों नहीं आ पाए सर? भाजपा की जो बहुमत की सरकार है, उसके लिए मैंने कह दिया है कि वो गाय पर टिकी है, गाय मूत्र पर टिकी है, गाय गोबर पर टिकी है, मंदिर और मस्जिद की बात करती है। तो उन्हें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जो भाजपा सरकार है, हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान। चौथा वर्ड नहीं है इनके पास। जब एक कोई बात आती है कि हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, और जो कुछ बिगाड़ा हमारा सामने पाकिस्तान है। चौथी बात जब करना ही नहीं आता, क्योंकि विजनरी नहीं है गवर्नमेंट। जब विजनरी होना चाहिए, कब तक तुम गाय के पीछे पड़े रहोगे? कब तक तुम पाकिस्तान का नाम ले करके तुम राजनीति करते रहोगे? कब तक हिंदू और मुस्लिम होता रहेगा? भारत एक है, नागरिकता उसकी एक है, सब कुछ। हम भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते करते हम थक चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा देते हैं। यदि हम इसी बात पर टिका रहे कि सरकार हमारी इसलिए बचेगी, हम मुसलमान का नाम लें, हिंदू का नाम लें, और कुछ नहीं बचेगा, तो पाकिस्तान उधर से खड़ा है, तो ये कोई विजनरी थोड़ी नहीं होता, इससे विकास थोड़ी नहीं होता। भू कानून क्या, कोई भी कानून नहीं बन सकता है। जो भी कानून बने विड्रॉल कर दिए इन्होंने। क्यों विड्रॉल किए? जो ये अभी मंदिर का मामला हुआ था, जो गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ के बारे में आया था, उन्होंने कहा एक तरफ नहीं, सरकार को भी पैसा विड्रॉल करना पड़ा। एक मुख्यमंत्री भाजपा का है, वो कानून बनाता है, दूसरा मुख्यमंत्री भाजपा का है, विड्रॉल कर लेता है। तो ऐसी सरकारों का क्या करना है जिनके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, पक्का इरादा नहीं है, अनुशासन की बात नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भू कानून बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। तो सर ने बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे, और जो है भू कानून के विषय में, कैसे भू कानून आएगा। सर, प्रदेश के हम शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोज़गारी की बात करते हैं। प्रदेश में बेरोज़गारी की दर जो है चरम पर है, और हाल ये है कि शिक्षित बेरोज़गारी में जो है हम जो है अव्वल रैंकिंग पा रहे हैं। तो सर, कैसे बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाएगा? हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें हम पूरी बेरोज़गारी दूर कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार है, कुछ जगह उसको पत्रोल कहते हैं, कुछ जगह फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, कुछ जगह उसको जमींदार कहते हैं। हम एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती तक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इस सरकार में हमने देखा है, भाजपा सरकार में, वो सरकारी कर्मचारियों से बहुत चिढ़ती है। इनको तनख्वाह क्यों मिलती है? इनका डीए रोक दिया गया, इनको जो है प्रमोशन रोक दिए गए, सरकारी नौकरियां हैं उनको बंद कर, उनसे विड्रॉल करके अपने खजाने में जमा कर दिया है। तो बेरोज़गारी क्यों नहीं भाई, इतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वही ख़त्म कर देगा। हमारा शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है, और टीचर हमें इतने चाहिए, सारा ख़त्म हो जाएगा। पटवारियों तक की भर्ती नहीं हुई है, पटवारी सारे खाली पड़े हुए हैं। हमारे दरोगा, जितने पुलिस की भर्ती 4-5 साल से नहीं आई, सिपाही हमें हज़ारों के रूप में चाहिए। तो जितनी भी बेरोज़गारी थी, यदि हमारी सरकार यदि ठीक ठाक से हो और वो उत्तराखंड का फ़ायदा चाहती हो, युवाओं को रोज़गार परक बनाना चाहती हो, तो इतनी बेरोज़गारी, इतनी हमारे पास पोस्ट हैं कि वो बेरोज़गारी कम से कम 6 महीने में दूर हो जाएगी। लेकिन सरकार तो सरकारी तंत्र से चिढ़ती है। ऐसी पहली सरकार है कि जानवर को महत्व देती है, आदमियों को महत्व नहीं देती।
भूखमरी कगार पर चली गई है, बेरोजगारी कगार पर चली गई है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बस 3 शब्दों पर टिकी हुई, जो मैंने पहले भी कहा है कि हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान, चौथा कोई शब्द नहीं है। सर उत्तराखंड की आपने बात की अभी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, इसे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहते हैं कि भाई एक हाथ से पैसा आया और दूसरे हाथ से हमने ख़त्म कर दिया। तो सर राजस्व बढ़ाने के लिए आप क्या ऐसे उपाय बताएंगे कि उत्तराखंड में राजस्व बढ़े, सरकारें स्वावलंबी बने, सरकारों का जो आपका प्रदेश पर जो वित्तीय बोझ बढ़ रहा है वो वित्तीय बोझ खत्म हो। तो सर कैसे सरकारें जो हैं अपना राजस्व बढ़ाएं, प्रदेश का राजस्व कैसे बढ़ेगा सर? मनी ऑर्डर पर जो पुरानी व्यवस्था थी अब नहीं है। हमारा टेहरी डैम है, 12% बिजली वहाँ पर फ्री हमें मिलती है। यदि उस बिजली का हम प्रयोग करें तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास आलू पट्टी है, ये पैकेट बाहर से आते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हम गांव में लगाएं तो बेरोजगारी दूर होगी और पैसा आएगा। हमारे पास सेब है, यदि उस सेब को हम यहीं फैक्ट्री लगाते हैं तो हमारे पास है। हमारे पास मार्सा और चौलाई है, हमारे पास वन और पानी है, हमारे पास अथाह संपदा है। यदि हम हिमालय की जड़ी बूटियों का भी वो प्रयोग करें तो इतनी जड़ी बूटियां हैं जिसका हम यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाएं तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, विज़न की कमी है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें उसकी कमी है, पैसे की कमी नहीं है। मनी ऑर्डर बेस्ड नहीं है, उत्तराखंड में पैसा है। मैं बागेश्वर में आप चले जाइए, सर मैं क्षमा चाहूँगा, मेरी बात सुन लो। बागेश्वर में खड़िया निकलता है, खड़िया का यहीं हम फैक्ट्री लगाएं तो खड़िया जो करोड़ों रुपए का बाहर जाता है और फैक्ट्री टेलकम पाउडर फला वो यदि हम यहाँ पर लगाएं तो हमारी बेरोजगारी उसी खड़िया से दूर हो सकती है। हमारे इतने डैम है, पानी फ्री में बह रहा है, इस पानी का हम यहीं उपयोग करें। हम तो हरिद्वार में इतना पानी भेजते हैं लेकिन उसमें 5 लीटर 2 लीटर गंगा पवित्र होने के लिए लोग ले जाते हैं, गंगा से पवित्र होने के लिए ले जाते हैं, उसका हम यहीं प्रयोग करें, डैम के रूप में करें, नहर के रूप में करें। पर यहाँ पर संपदा की कमी नहीं है, यहाँ पर है कि विजनरी सरकार होनी चाहिए और विजनरी सरकार आज कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने ही जो दिया, विजन दिया तो कांग्रेस ने दिया। इस जुमलेबाजी सरकार टाइप का नहीं है। जब तक जुमले पर चलेगा तब तक विकास नहीं होगा, तब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा, काम करना पड़ेगा। मनी ऑर्डर वाली सरकार, हमारी मनी ऑर्डर वाली व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब कहाँ मनी ऑर्डर का ज़माना रह गया है? कौन रहता है बाहर अब कि जिसका मनी ऑर्डर आ जाए? और इसमें नहीं सर, हमारा मनी ऑर्डर से तात्पर्य ये था कि आप जो है अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने खर्चों के लिए जो है सेंटर के बजट पर निर्भर रहते हैं। आपके पास स्वयं के जो हैं आय के स्रोत नहीं है। तो ये आय के स्रोत सर सरकार कैसे बढ़ाई? क्योंकि सरकारों को पेंशन देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए जो है बजट तो फिक्स मिलेगा, पर अगर आपके पास अपना बजट होगा तो आप जो है अधिक लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे। तो ऐसे सरकार सर क्या करें, कौन सी ऐसी योजनाएं बनाएं कि सरकार का बजट बढ़े? क्योंकि आबकारी आबकारी ही एक विकल्प रह गया प्रदेश सरकारों के पास। तो इसके अलावा सर आप क्या बताएंगे, क्योंकि आबकारी पर निर्भरता न रहे। आबकारी है, खनन है, हम लीसे का उद्योग कर रहे हैं। लीसा उद्योग यदि हमारा यहाँ पर होता है, इतने चीड़ के पेड़ हैं, इतना लीसा निकलता है, सड़कें उससे बनती है, बिटुमिन उससे बनता है, गाड़ी के टायर उससे बनते हैं, सारी चीज़ें तो यहाँ पर है। संपदा हमारे पास कम नहीं है। संपदा का उपयोग किस तरह किया जाए, यदि हम उस पर ध्यान दें तो निश्चित है बेरोजगारी भी दूर होगी, हमारी समस्या भी दूर होगी। इतनी संपदा किसी भी प्रदेश में नहीं है जितनी कि हमारे पास है। जितनी बिजली हमारे पास है, पानी हमारे पास है, वन संपदा हमारे पास है, जड़ी बूटी हमारे पास है, फल पट्टी हमारे पास है, क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर? लेकिन विजन तो होना चाहिए। विजन तो हमारा दूसरी तरफ जा रहा है, सरकार का विजन तो जानवरों पर जा रहा है, विजन तो इधर और उधर जा रहा है। विजन क्रिएटिव विजन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव विजन होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो सर आपको लगता है कि केवल कांग्रेस के पास ही विजन है, भाजपा के पास कोई विजन नहीं है? आपने देखा होगा, मैंने तीसरी बार भी रिपीट कर लेता हूँ कि आपने देखा कि भाई 3 चीज़ों के अलावा क्या आपने देखा? जब तक देश बिक रहा था तो किसान आंदोलन की तरफ सारे लोग रखे हुए थे कि देश का दिमाग किसान आंदोलन की तरफ रहे। हजारों किसान मार डाले गए, हजारों ने अपनी कुर्बानी दी इस देश के लिए किसानों ने। और जब देखा कि BSNL बिक गया, फला रेलवे बिक गया, सबका जो देश का दिमाग है इधर से हट गया है, अब विड्रॉल कर लिया गया। तो पहले कर लेते भाई, जब वो कह दिया था पहले कर लेते। जब विजन ही नहीं है किसी के पास, सिर्फ कांग्रेस के पास विजन है। जो कुछ दिया आज तक कांग्रेस ने दिया है। आप एक काम भी बता दीजिएगा कि BJP ने या दूसरी सरकारों ने, हमने तो 777 की सरकार 77 में आई थी, उस सरकार को भी देखा है,
चंद्रशेखर जी की सरकार को भी देखा है, तमाम सरकारें देखी, विजन किसी के पास है ही नहीं। कोई सरकार बो फोर्स पर आई जो बाद में नो फोर्स बनी, कोई सरकार गाय पर आई, कोई सरकार पाकिस्तान के नाम पर आई। तो कांग्रेस की सरकार आई तो उसने काम देश के लिए काम किया और बलिदान भी दिया। आज इंदिरा जी बलिदान हुई, राजीव जी, संजय जी, तमाम क्या हुए देश के लिए। एक खून का एक एक कतरा उनके काम आया, देश के काम आया। इन लोगों ने तो बस जुमलेबाजी की सरकार की, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि विजन है तो कांग्रेस के पास है, और मैंने इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन की। नहीं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, इतना हायर रैंक पर, और आपका जो पुराना वो डायलॉग था कि डूबते जहाज़ पर आपने पैर रखा, तो हम लोग इतने अंधे नहीं हैं कि हम उसको डूबता हुआ जहाज़ देखें। डूबता नहीं है, सब कुछ कांग्रेस है। इस समय भी जब कांग्रेस देश में आएगी, प्रगति के रास्ते खुलेंगे। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं एक आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि भाजपा सरकार में मैं देख रहा हूँ कि रोडों की स्थिति अच्छी है। हरिद्वार जाने में जहाँ 2 घंटे लग जाते थे वहाँ 40 मिनट में हम हरिद्वार पहुँच जा रहे हैं। आप बद्रीनाथ के लिए चले जाइए, आप जो है श्रीनगर तक या ऊपर तक पहाड़ चले, लगभग रोडों की स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी है कि समय जो है लगभग जो है अगर कहीं 6 घंटे लगते तो आज 3.5 घंटे में जो है हम पहुँच जा रहे हैं। तो क्या आपको भाजपा का ये विकास नहीं दिखता है? देखो, बुनियाद रखी हुई है किसकी है। यदि बुनियाद पर हमने कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया है तो छत डालने का दायित्व तो किसी का ना किसी का बनता ही है, क्योंकि शर्म आएगी। फिर छत तो डालनी पड़ेगी। यदि हमने दरवाजे खिड़की सारे कमरे के खड़े कर दिए हैं, बुनियाद भी रख ली है, पैसा भी उस पर लगा दिया है, और खाली थोड़ा सा छत बाकी है, तो उसके लिए तो इस तरह का काम है। वरना मैंने तो देखा कि माननीय हरीश रावत जी की जब सरकार थी तो बद्रीनाथ में जो आपदा 2013 की आई थी, केदारनाथ में आई थी, उत्तरकाशी में आई थी, सारी सड़कें उस समय बन गई थी। आप रुद्रप्रयाग से आगे गौरी कुंड होते हुए निकलो तो वहाँ देखिए कि जो त्रासदी हमने झेली। हमारे तो बड़े भाई साहब कमिश्नर उस समय गढ़वाल में थे, उन्होंने देखा कि क्या त्रासदी थी। मैं खुद रुद्रप्रयाग का डिस्ट्रिक्ट जज था, क्या सड़कों की दुर्दशा थी। जो कांग्रेस सरकार में वो सड़क बनी, उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। उसको यदि थोड़ा बहुत काम करना, सरकार आखिर बैठी है काहे के लिए? सिर्फ 3 शब्दों के लिए बैठी है? कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। शिक्षा के क्षेत्र में करो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करो, सड़क के क्षेत्र में करो, हर जगह काम करना चाहिए। कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। सर 4 धाम प्रोजेक्ट भाजपा ने, मोदी जी की देन है, तो आपको 4 धाम प्रोजेक्ट में आपको कुछ भी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई दी, मतलब सारा श्रेय आप कांग्रेस को दे रहे? 4 धाम प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन वो मोदी जी की देन नहीं है। मोदी जी तो केदारनाथ की एक गुफा में बैठ जाते हैं, ये तो मीडिया की देन है। अब मीडिया की देन को हम मोदी जी की देन मान लें तो ये मैं थोड़ा सा, इस पर मेरा विचार ये है कि मीडिया की देन तो है। आप श्रेय जो है मोदी जी को और भाजपा को भी इसका नहीं देना चाहेंगे? क्योंकि प्रदेश जो है श्रेय दे रहा है, क्योंकि जो है रोडों की स्थिति जो है कुछ अच्छी हुई है, रोडों की दशाएं अच्छी हुई हैं। क्योंकि मैं खुद भी जब पहाड़ चढ़ता हूँ तो जहाँ मुझे 6 घंटे लग जाते थे वहाँ मुझे 3 और 3.5 घंटे जो है पता नहीं चलता है कि हम कब जो है श्रीनगर पहुँच गए देहरादून से। तो आपको सर ये विजन दिखता नहीं है मोदी जी का? आप उत्तरकाशी भी जाइए, आप पौड़ी के उसका श्रीनगर से पौड़ी भी चढ़ लीजिएगा, बागेश्वर के कांडा वाली रोड भी देख लीजिएगा, कपकोट जाने वाली सड़क का भी आप देख लीजिएगा। पिथौरागढ़ से एक मिलम ग्लेशियर के लिए जाती है, वो कब की बनी हुई है, उसको भी आप देख लीजिएगा। अरे आप मत जाइएगा कहीं चमोली जो मुख्यालय है, वो गोपेश्वर के मुख्यालय के लिए, वहाँ पर आप चढ़ के देख लीजिएगा। आप सारा विजन आप बीजेपी का आपके सामने होगा। तब आप अपने मीडिया के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से देखेंगे तो हम समझेंगे कि आप जो है कांग्रेस की तरफ जो है अपना रुख करेंगे और कांग्रेस की तरफ बोलना भी शुरू करेंगे। नहीं सर, एक्चुअली हमारा जो है किसी हमारा चश्मा जो आप बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखता है वही जो है हम कहते हैं, क्योंकि हमने व्यक्तिगत जो अनुभव किया है। और हम जब मैं जाता हूं तो तभी मैंने ये बात कही। सर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, लंबे समय तक भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, विजन दिखाया गया, हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश के विकास की बात कही गई कि एक सपना दिखाया गया कि हम जो है हिमाचल से भी आगे निकल जाएंगे। तो विजन जो है लगभग अभी तक तो कोई सरकारें पूरी नहीं कर पाई। तो सर इस बीच एक कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसने आपको थोड़ा सा भी प्रभावित किया हो, जिसके कार्यों ने, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो? सर इसमें जो है भाजपा कांग्रेस नहीं चलेगा, बस सिर्फ मुख्यमंत्री चलेगा। मुख्यमंत्री तिवारी जी थे, मैं तिवारी जी की सरकार में भी सेक्रेटरी लोकायुक्त था। मैंने तिवारी जी का विजन देखा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, दिखाई दिया जो सिडको। सर मुझे उम्मीद थी कि आप भाजपा के किसी मुख्यमंत्री को श्रेय देंगे, परंतु आपने जो है कांग्रेस को ही जो है चुना। सर नहीं, भाजपा के खंडूड़ी जी थे। खंडूड़ी जी जब भाजपा के थे तो खंडूड़ी जी जब देश के इसमें परिवहन में रहे,
कुछ काम दिखाई दिया, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री कुछ काम नहीं दिखाई दिया। लेकिन तिवारी जी का काम धरती पर दिखाई दिया। और मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री कोई किसी तरह रहे, कोई गाय पर रहे, कोई लड़कियों की पैंट और उस पर सीमित रहे, कोई बताते रहे कि हमें 1950 से आज तक चीनी नहीं मिली और हम अमेरिका के ग़ुलाम रहे, इस तक सीमित रहे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। आप बता दो, क्या हम अमेरिका के ग़ुलाम रहे कभी? क्या हमें 1950 से आज तक कभी चीनी नहीं दिखाई दी? क्या आज के युग में हम किसी लड़की पर टिप्पणी करेंगे कि हम उसकी पैंट देख रहे थे, वो फटी हुई थी और एड़ी वाली चप्पल थी, इस पर सीमित रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं किसी के बारे में? आप कहो कि ये बड़ी राष्ट्रीय गरिमा का विषय है, तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ये मानता हूँ कि गलतियाँ एक शब्द से किसी से भी हो सकती हैं, और मैं किसी का पक्षधर नहीं बन रहा हूँ। तो क्या एक गलती के लिए हम जो है ये मान लें कि पूरा ही आदमी जो है? गलती की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब गलती आप मंच पर माइक लगा के करोगे और समझ के करोगे। गलती तो ठोकर होती है। अचानक हम कहीं देख रहे थे, वहाँ हमें ठोकर लग गई, और लगने के बाद तब पता चलता है वास्तव में गलती हुई। लेकिन आप माइक लगा के, मंच लगा के गलती करोगे तो ये क्या होती है? प्री प्लान होता है कि मुझे ऐसा बोलना है। मंच लगा के तुम गाली दे रहे हो और उसको तुम कहो कि मेरी उपलब्धि है, तो ये उपलब्धि नहीं होती है, वो ये गलती नहीं होती है। 4 साल तुम पढ़े हुए हो भाई, क्यों पढ़े हो? तुम ट्रांसफ़र तक नहीं कर रहे हो कर्मचारियों का। तुम जब स्टेज पर आ रहे हो तो तुम बोल रहे हो कुछ ना कुछ। क्या गाय का ऑक्सीजन, गाय जब सांस छोड़ती है तो ऑक्सीजन देने लगेगी। राष्ट्र में हमारी क्या बेकदरी हो रही है, पूरे समाज में क्या हो रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, उसको वर्ड सुनता है, और जब विश्व के सामने हमारी बात जाती है तो हम खुद अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे क्या इसमें? ये मान जाएंगे हम ये गलती हो रही है, मंच लगा के हम गलती करेंगे? नहीं सर, गलतियां तो सभी से होती हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कोई भाजपा का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है। तो क्या आप एक छोटी सी गलती के लिए जो हम बिल्कुल आप बोलते हैं ना कि पूरा पहाड़ खोद दें उसका? नहीं, वो गलती नहीं। हम कहते हैं कि तुम काम तो करो, चलो भलाई कर दो भाई। वो तो बताओ कि भाई ये गलती हो गई, ठीक है, गलती भी होती रहती है, लेकिन ये करो कि हमारा जो क्रिएटिव काम है, गलती ये है और भलाई हमारी ये है, उसको दिखाओ कि ये है हमारी भलाई। भलाई तो कुछ दिख ही नहीं रही है, घोषणाएं दिख रही है। अब मान लिया कि आजकल जो सरकार है, कितने महीने की सरकार हुई है? 2-3 महीने और चलेगी। कितनी भी तुम वैकेंसी निकाल दो, क्या फुलफिल हो पाएंगी? क्या नियुक्तियां बन पाएंगी उसकी? तो जब सारा समाज समझता है जिन चीज़ों को, आज लिखे पढ़े सब हो गए हैं, पढ़े लिखे भी हो गए हैं, जब सब समझ रहे हैं कि 6 महीने तो उसके विज्ञप्ति पर लगेगा, फिर परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट खुलेंगे, फिर नियुक्तियां होंगी, उसमें साल भर लगता ही लगता है, तो क्या जो फरवरी में होने वाले चुनाव है उसमें आप कुछ रिजल्ट दे पाएंगे? जब नहीं दे पाएंगे तो सरकार क्या कर रही है और पब्लिक क्या समझ रही है, दोनों में बड़ा अंतर है। सर उत्तराखंड बने हुए 20 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, तो ये 20 वर्षों के मापदंडों में आप उत्तराखंड को कहाँ पाते हैं? कहाँ है उत्तराखंड, किस स्थिति में है? जो प्रगति होनी थी वो नहीं हुई है, जो जिस स्तर की प्रगति होनी थी वो नहीं हुई है, हमें अपेक्षा ज़्यादा थी। सर मैं अंतिम एक सवाल करूंगा आपसे कि युवा जो हैं उच्च अधिकारी रहे हैं, तो युवा जो है आपको अनुसरण करेगा। सर आप ये बताइए कि प्रदेश का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, और वर्तमान समय में जो है स्थितियां जो हैं युवाओं के बिल्कुल फेवर में नहीं हैं। तो आप युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे युवा जो है क्या करे? सरकारी नौकरी के भरोसे रहे, या फिर कुछ ऐसा कुछ नवाचार करे तो नवाचार करने के लिए सरकारें जो हैं पैसा कहाँ से दे? तो ये आप क्या विषय सर, कैसे स्वावलंबी बने? ऐसा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो चुका है, और हम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को तुम उत्तराखंड में ले आओ, और हम सारे रोजगार सृजित कांग्रेस बना देंगे, प्रदेश को बना देंगे, युवाओं को सर्विस देंगे। सर क्षमा चाहूँगा सर, कांग्रेस की सरकार आई है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार जो है कांग्रेस की सरकार आएगी। कम से कम 2000 बच्चे मेरे बोर्ड से निकले होंगे, मेरे बोर्ड से 2-3 साल के अंदर 2000 बोर्ड में मेरे बोर्ड से निकले होंगे। कोई प्रोफेसर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई लेक्चरर बने। इतने तो मैंने देखे हैं। एक ही होता अधीनस्थ सेवा का क्या आयोग रहा होगा, दूसरे उसका क्या आयोगों का क्या हाल रहा होगा। कांग्रेस ने दी, नौकरियां दी। आज बता दो कि किसी को नौकरी मिल रही है? भटक रहा है युवा। अरे हमारी तो रीढ़ की हड्डी युवा है, और युवा ही जागा है। युवा ने जब अभी 16 तारीख को एक रैली हुई थी, इनके कांग्रेस की रैली हुई थी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, तो शायद उत्तराखंड के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी रैली किसी की हुई ही नहीं। सड़कें जाम हो गई थी, चक्का जाम हो गया था,
हमने सैंसपुर तक भी सड़कें गाड़ियाँ चलनी बंद हो गई थी। तो ये तो पहले ऐतिहासिक चीज़ें देखिए, हम आज के लोग थोड़ी नहीं हैं, सन 58 के पैदा हैं, आज तक हमने 58 10-15 साल से देख ही रहे हैं। सर आप भीड़ की बात कर रहे हैं कि रैलियों में इतनी भीड़ आई थी, तो सर भीड़ तो बीजेपी की रैली में भी आई थी, आपकी रैली आपकी उसमें ज़्यादा भीड़। कुर्सियाँ आपने भी देखी होगी, कुर्सियाँ आपने भी सर ये देखी सब होगी। राजनीति है, सर ये राजनीति है, सर कुर्सियाँ तो ये आपने सर ये देखी राजनीति का होगी। स्टैंड है। रेड कलर की कुर्सियाँ तब नहीं, आदमी यदि बैठा हो तो रेड कलर की कुर्सियाँ नहीं दिखाई देती है, और यदि आदमी बैठा सर, होगा तो भीड़ तंत्र को सर ये मान लें कि भीड़ तंत्र ही जनतंत्र है वो। देखो, हम पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट रहे हैं, भीड़ तंत्र ही प्रजातंत्र है। तो मतलब आप भीड़ ही प्रजा है। आप ये प्रजातंत्र, क्योंकि आप ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी भीड़ पर टिकी हुई है। अच्छा अच्छा डेमोक्रेसी भीड़ पर टिकी हुई है। जब भीड़ का आदमी वोट देगा तो सरकार बनाएंगे, सरकार भीड़ देती है। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि जानवर वोट देगा, वोट तो वही भीड़ देगी। तो सर भीड़ जो है पूरी पक्की भीड़ होती है कि कांग्रेस के हैं तो सारे लोग कांग्रेस के हैं, और भाजपा के लोग हैं तो भाजपा के जो पूरे जो हैं लोग हैं, कहीं खरीद फरोख्त नहीं है कि किसी की दिहाड़ी देकर किसी को लाया गया है। क्योंकि हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे हैं कि मैंने भी उदाहरण देखा है इस समय कि जब अभी भीड़ आई थी तो एक्सीडेंट हमारी जो है उत्तर प्रदेश में गाड़ियाँ हुई, हरिद्वार से पहले ही गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी, तब पता चला कि इस भीड़ में तो उत्तर प्रदेश से भर भर के लाए जा रहे हैं। राहुल जी की उसमें नहीं देखी हमने, कोई एक्सीडेंट भी नहीं सुना होगा आपने। तो सर आप बता रहे हैं कि कांग्रेस में जो है भीड़ खरीद कर नहीं लाई जाती है। नहीं, कहाँ से थी इस समय मैं भी उस भीड़ का एक हिस्सा था। मैंने तो देखा कोई भीड़ नहीं थी, एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, किसी को डूबते और भागते हुए नहीं देखा। और उस भीड़ में हमने देखा कि कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुए थे, कई लोग मरे, गाड़ियाँ टूटी, पता चला वो हरिद्वार से पहले ही टूट गई। कहाँ जा रहे हो? कि उत्तराखंड में देहरादून में रैली है, उस रैली में हम जा रहे हैं भर के गाड़ियों के। कोई कांग्रेस की रैली में आपने किसी गाड़ी का नाम सुना कि कोई बाहर के उत्तर प्रदेश की या दूसरा हिमाचल की या हरियाणा की, पंजाब से कोई गाड़ी आई जिसमें सारे सरदार भर के आ गए हों, जाट और ये भर के आ गए हों, या उत्तर प्रदेश के या बिहार से कोई बिहारी आए हों और उस रैली का हिस्सा बने हों, और गाड़ियाँ इसलिए टूटी ताकि वो बेतरतीब चले हों, ज़्यादा लोड हो, इसलिए एक्सीडेंट हुए हों? ऐसा तो कुछ नहीं सुनाई दिया। सर मैंने तो ये देखा है भीड़ तंत्र में कि अधिकांश लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि वो जो है यहाँ जो है किसकी भीड़ में आए हैं और यहाँ आ कौन रहा है, ये भी लोगों को पता नहीं रहता सर। तो आप सर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं सर? कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि जो कांग्रेस की रैली आई है उसमें समझदार लोग आए तभी, और जो आपका कहना है उसमें बहुत सत्यता है कि उनको पता ही नहीं था कि हम किसकी रैली में जा रहे हैं, वहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। हरिद्वार से पहले उत्तर प्रदेश में ही गिर करके मर रहे हैं, शराब दारू पी करके वहीं टल्ली बने हुए हैं। उनको क्या पता होगा? ये तो दोपहर में रैली हुई, दिन में हुई, और समझदारी के हिसाब से हुई। क्या ज़बरदस्त भाषण हमने यहाँ पर सुना हर नेता का। हरीश रावत जी कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोले, राहुल जी कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोले, हमारे प्रीतम सिंह जी भी बोले, बहुत अच्छा बोला है। सर मोदी जी का भाषण कैसा लगा सर आपको? एक प्रधानमंत्री देश का बोले तो अच्छा लगना ही चाहिए, लेकिन विजनरी होना चाहिए। वो विजन नहीं दिखाई दिया। मोदी जी ने जो सर पहाड़ी में भाषण दिया, लोगों ने बहुत पहाड़ के लोगों ने बहुत मतलब पसंद किया उसे, उसकी सराहना की। तो आप सराहना नहीं करते मोदी जी के भाषण की? आप गुजराती में भाषण दे दो, उसको विकास का मुद्दा यदि मान लो कि उससे विकास होगा। सर इस भाषण से एक अपनापन आता है सर, मुझे लगता है ऐसा, ये मेरी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। ये राजनीतिक भाषण है कि गढ़वाली में बोल ले, कुमाऊं में जाओ तो कुमाऊनी में बोल ले, पंजाब में जाओ पंजाबी में बोल ले, तो उससे कोई आदमी पंजाबी नहीं हो जाता है। तो सर राहुल गांधी जी भी यहाँ आए, तो राहुल गांधी जी ने गढ़वाली में भाषण क्यों नहीं दिया सर? क्यों? गढ़वाली में भाषण देने से आपकी सड़कें बन जाएगी, आपके अस्पताल बन जाएंगे, आपके शिक्षा परक हो जाएगा ये देश, आपका विकास परक हो जाएगा, रोजगार लग जाएगा। अरे राहुल गांधी जी इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं देहरादून में, उनका अटैचमेंट है यहाँ से, दून स्कूल से पढ़े हुए हैं। यहाँ से उनकी माता यहाँ आती है, उनकी बहन यहाँ आती है, पिताजी यहाँ आए हैं, क्या नहीं है उनका दून में। अब ये बोले कि मेरा बहुत सुंदर है, नंतिन लोगो सब ठीक हुए जलो, इतना बोलने से कोई बात होती है? इस क्या ये विकास की कोई इसमें चिंगारी है? तो सर एक अंतिम सवाल है सर मेरा, कि राहुल गांधी जी को फेसबुक पे और सोशल साइट्स पे बहुत ट्रोल किया जाता है, तो ये क्या कारण है सर इसका? क्या कारण है? बिल्कुल आप जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए? सोशल मीडिया में जितना पैसा इनको कमज़ोर बनाने के लिए किया गया है, उस पैसे से देश के कई
एम्स और कई वो शिक्षापरक यूनिवर्सिटियाँ बनती, जितना पैसा इनके बदनाम करने के लिए कहा गया है, उसके लिए सोशल मीडिया और पार्टी विशेष जिम्मेदार है। राहुल इतने पढ़े लिखे लोग, राहुल की डिग्री कभी क्या सड़क पर दिखाई गई, टीवी पर दिखाई गई कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कि मैं एमए भी हूँ तो बीए भी होगा, कभी दिखाई गई ऐसी? राहुल वास्तव में पढ़ा लिखा है। सर मैं क्षमा था मैंने, जिसमें राहुल गांधी जी को एनसीसी के बारे में पता नहीं था, तो आपने भी देखा होगा, तो फिर क्या बोलेंगे? मैं बताता हूँ, मैं जुडिशल साइड का हूँ, मुझे डॉक्टर के बारे में पता नहीं है। यदि मैं डॉक्टर होता तो मुझे उसके टेक्नोलॉजी के जो ये सिविल साइड के सिविल इंजीनियर होते हैं उसके बारे में पता नहीं रहता है। इसीलिए तो एक बनी हुई है, विंग बनी हुई है कि सिविल साइड में वो काम करेंगे, इंजीनियरिंग साइड में वो काम करेंगे, मेडिकल साइड में वो काम करेंगे, जुडिशियल साइड में वो काम करेंगे, वकालत साइड में वो काम करेंगे, पत्रकारिता के साइड में। आप पत्रकार हैं, यदि आप अभी कहते हैं कि जब एक आदमी बीमार है इंजेक्शन लगा के आ जाओ, तो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपका वो रास्ता नहीं है। सब कुछ सबको पता होना ये संभव नहीं है। सर आप पुरोला विधानसभा से समय प्रत्याशी हैं, तो पुरोला विधानसभा की जनता को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पुरोला का समग्र विकास हो, पुरोला के युवा रोजगार परख हों, पुरोला की फलपट्टी ठीक हो, पुरोला का जो टूरिज्म है वो ठीक हो, जैसे सांकरी वाला हमारा एरिया टूरिज्म के लिए बहुत विकसित हो सकता है। पुरोला का चौमुखी विकास हो, इसके लिए मैं काम करूंगा और सारा युवा मेरे साथ काम करेगा। तो बहुत ईमानदारी से जयदेव साहू जी ने अपने विचार हमारे साथ रखे और बहुत ही अच्छे जवाब दिए, संतुष्ट करने वाले जवाब दिए। देखते रहिए आप प्रवचन डिजिटल, और अगले कार्यक्रम में हम एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।